आपके खर्चे बढ़ गए लेकिन उपज आपकी नहीं बढ़ी। हम जो टेक्निक दे रहे हैं उसमें हम उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम जो करोगे उससे तुम्हारी उपज बढ़ेगी। तुम्हारे पास आज 20,000 का सामान है बेचने के लिए, कल लाख रुपए का सामान आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स एसके पॉडकास्ट। आपको हमारा पॉडकास्ट में स्वागत है। ये सारी चीज जितने भी एक्टिविटीज है ये सारे सेवा भाव का ही रूप है, राइट। तो जैसे आपके कल्चर में ही हमने देखा है कि ज़्यादा लोग करते हैं, तो ये चीज़ और भी लोग क्यों नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? कहाँ पे प्रॉब्लम, ये रुकावट कहाँ पे है? देखो, इस बात को ये हम ऐसे जनरलाइज करके नहीं बोलना चाहिए हमें कि हम ही करते हैं और कोई नहीं करता है। ये एक करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो ये एक जनरलाइज बात हम नहीं बोलेंगे। ये एक लेकिन जैसे एक बोला जाता है ना भाई, आपको जिस तरीके से गाइड करते हैं, तो आज हम जिस प्रांत से आते हैं, पंजाब से आ रहे हैं, जिस तरीके से जो गुरु मिले, अब क्या है कि कोई गुरु कहता है कि भी सारा दिन तुमने कीर्तन करके काम करना है, सिर्फ प्रभु का नाम लेना है, तो भी मैं खुश हूँ। मेन तो सारा बात ये है कि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा क्रिएटर, मेरा रब कैसे खुश हो। ये जो सारा कुछ सेवा भाव बोलो या हमारा, मैं सबको यही बोलूँगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव सुबह से लेकर रात तक ये होना चाहिए कि मेरा क्रिएटर किस तरीके से सेटिस्फाइड और खुश रहे। मेरी वो हरकत वो होनी चाहिए जिससे वो खुश हो। अब वो हरकत क्या है कि हम ये कैमरे के सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो ये तो चलो डॉक्यूमेंट हो रहा है, कैमरा देख रहा है। शायद आप जो देख रहे हो उससे ज़्यादा ये कैमरा देख रहा है। आप जो मेरे को जिस एंगल से देख रहे हो इससे पता नहीं कितने एंगल से ये मुझे देख रहा है। उसी तरीके से जो क्रिएटर है वो पता नहीं हमारे को कितने एंगल से जज कर रहा है, देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, हमारे किस किस थॉट को वो पकड़ ले रहा है। वो कहाँ से मुझे कैच करने के लिए बैठा हुआ है। तो मैं जो फरेब भी कर रहा हूँ, जो फेकनेस भी कर रहा हूँ, वो भी वो पकड़ रहा है। तो उसी तरीके से आज सिखिज़्म जब जन्म ले रही थी, बहुत छोटी नई सी रिलीजन है, 500 वर्ष इसका एक इतिहास है, 500 वर्ष का ही एक इतिहास है। तो इस 500 वर्ष पहले हम गुरु नानक देव जी ने जो देखा कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो चल रहा है, ये ईश्वर कहाँ खुश हो रहा है, ये तो हम खुश हो रहे हैं। मैं अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, ये अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा है। हम वो काम कहाँ कर रहे हैं जो उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम तो वो कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा। हम तो जो कर रहे हैं बस अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भाई तेरी चवन्नी मेरी चवन्नी, तू मुझे चवन्नी दे तो खुश, तेरी चवन्नी मैं ले लेता हूँ तो खुश। तो ये तो यहाँ रह गया। तो जो जिसने क्रिएटर बनाया वो तो बैठा वहाँ पे, भाई क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, तुम चवन्नियाँ कर रहे हो, मैं यहाँ बना के बैठा हूँ, तो मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? मेरे को कौन, मैंने जो बोला कि इस भाव से रहो कि मैं आपको इतनी सुंदर एक पृथ्वी दे रहा हूँ, एक इतनी सुंदर मैंने रहने की जगह दी है, इसमें ये आप ही कब्जा मानोगे अपना क्या? मैं जन्म ले लिया तो नहीं, मैंने जो देख लिया ये मेरा नहीं, ये वो चीज़ तो मैंने देखी थी, वो तो बस वो फल मेरा। अरे भाई उसने भी तो देखा, तो उसने उस तरीके से दुनिया को बनाया है। तो सिखिज़्म जब पैदा हो रही थी तो गुरु नानक देव जी ने इसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सॉफ्ट वर्ड एक ढूंढना चाह रहा हूँ कोई, कि उन्होंने देखा कि जो काम रब को खुश करने वाले नहीं हो रहे हैं वो काम करने चालू किए, रब को खुश करने वाले काम चालू किए सिखिज़्म के अंदर में। उन्होंने कौन चालू किया? गुरु नानक देव जी ने जो फर्स्ट गुरु है हमारे, उन्होंने वो सारे उनका जो सोच थी, उनकी जो सारी समझ को उन्होंने इस तरीके से सबको उन्होंने गाइड करना चालू किया कि हमें वो काम करना है जो उस रब को खुश करेगा। तो उस पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो। तो ये रिलीजन शुरू हुई उस फोकस से
जो भी हम कर रहा था, वो उस टाइम में जो भी बंदा जो भी कर रहा था, उन सब को गुरु नानक देव जी ने ये बताना चालू किया कि ठीक है आप जो कर रहे हो करो, लेकिन रब खुश होगा इन कामों से जब हम एक्नॉलेज करेंगे कि ये भी उसी का बंदा है, ये भी उसी का बंदा है। जब हमारी घर की माँ बेटियां भी उसी के बंदे हैं, जब हमारे घर की बहू उसी के बंदी है, जब सारे बंदे उसी के हैं, जब हम इस बात पे बिलीव करना चालू करेंगे तो हम क्या है, हर एक को उसका हक देना चालू करेंगे, उसके साथ गलत नहीं करेंगे, उसके साथ हम फरेब नहीं करेंगे, डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे। ये ट्रस्ट के वर्ड्स कहाँ थे पहले? ये तो अभी के वर्ड हैं। ट्रस्ट है, अनएथिकल है, ये सब वर्ड्स पहले तो एक ही चीज होती थी ना, एक ऑब्जर्वेशन होती थी, एक भाव होता था। तो उस भाव पे उन्होंने आना चालू किया, उस भाव से उन्होंने इसको चालू कराया। तो आपका सवाल जो था कि सिखिज्म में ये क्यों होता है और दूसरों में क्यों नहीं होता है? दूसरों में भी होता है, सिखिज्म में क्यों ज्यादा होता है वो ये कि गुरु नानक देव जी ने सिखों को तो यही बोला कि आपने करना ही वो है जो रब को खुश करे। तो उससे क्या होता है कि सिखिज्म के अंदर जो रह रहे हैं, जो सिखिज्म इस पूरी थॉट को एक्सेप्ट करते हैं, इस रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने मान लिया कि यही गुरु है, जो गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10th गुरु का हुक्म था कि मेरे बाद कोई फिजिकल गुरु नहीं, मेरे बाद ये किताब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो लिखा है, इसके अंदर जो लिखा है, हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, हमने जो वक्त वक्त में आके बोलना था बता दिया, अब इसके आगे कुछ आपको बताने लायक रह नहीं गया है, इसको मानो और इसके हिसाब से चलो। तो उसको बना दिया गया, मतलब जिसको बोलते हैं ना सिंगल अथॉरिटी, वो सिंगल अथॉरिटी है। गुरु ग्रंथ साहिब सिंगल अथॉरिटी हैं। आज अगर हमारे घर में शादी होनी है, हमारे घर में बच्चा हुआ तो उसका नामकरण हो रहा है, मुझे आज का दिन कैसे बिताना है, तो वहाँ से हुक्मनामा, हुक्म लेके, अब उस हुक्मनामा में ये हो सकता है, पहला ही जो हुक्मनामा आज वर्ड निकले कि आप झूठ बोलना पाप है जी, वहाँ लिखा है, तो ये हुक्म है। अब इसको आप जो बोलोगे मेरे को ना कोई कहीं से और कहीं इंस्पायर होना है, कुछ मोटिवेट होना है, वो आपको क्या बोल रहे हैं? झूठ बोलना नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, आपको शेयर करना है, शेयरिंग इज केयरिंग जिसको हम बोलते हैं, शेयर करना है। तो वो तो बोल रहा है, हुक्म दे रहा है आपको। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु आपको हुक्म दे रहे हैं, आप तो सिंगल पॉइंट अथॉरिटी के सामने आप नतमस्तक हो। तो वहीं से जो आपका सवाल है वो डिराइव होता है कि सिखिज्म के जितने फॉलोअर्स हैं उनको इसी थॉट से वो बड़े होते हैं कि हमें करना वही है जिससे रब खुश होता है। तो उसमें खुश कैसे होता है? जब मैं किसी इंसान की कोई सेवा करूंगा तो मेरा रब जो बहुत खुश होगा, क्योंकि ये तो उसी का है। अगर सब तेरा तेरा तो इसके अंदर ही तो रब है, तो फिर मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूँ। मैं अगर इसके जूते साफ कर देता हूँ तो ठीक है, कर देता हूँ, ये तो कर देता हूँ, हो गया। अगर मैं इसको पंगत में बैठ के खाना खिला रहा हूँ तो ठीक है, मैं अगर बर्तन धो दे रहा हूँ। मैं आज कोविड जब आया था, हम लोग लंगर को समझते हैं कि खाली दाल सब्जी रोटी या वो, आज ऑक्सीजन का लंगर लगा था कोविड में, बकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के हमने अलग अलग तरीके से सिखों के कैंप्स लगे थे जिसमें बकायदा ऑक्सीजन का लंगर चला था। ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही, आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, अपना पेशेंट ठीक है यहाँ लाइए, जितने दिन आपको चाहिए वहाँ पर आप ऑक्सीजन का दान लीजिए, वो ऑक्सीजन का दान है। तो वो सेवा करना है, आप सेवा का रास्ता ढूंढ लीजिए। अब अगर कोविड आया तो कोविड में वो सेवा की जरूरत है, वो सेवा करनी है। अब कहीं अगर कोई युद्ध लग जाता है तो सिख वहाँ पहुँचते कि भाई अरे ये तो आजू बाजू के जो प्राणी हैं ये दुखी हैं। आज बंगाल में कई बार फ्लड आ जाती, कुछ आ जाते हैं, तो वो सिख भाई हमारे कि भी नहीं, अभी वो हमारा जो भाई है, वो जो रब के बंदे हैं वो कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको वो सेवा चाहिए। और ये इंसानों को ही मतलब करना पड़ेगा, चाहे इंसान कोई भी धर्म का। बस तो अभी क्या है कि चूंकि हमारा सिखिज्म 500 वर्ष के पहले डिस्टर्ब थे, लोग वो काम नहीं कर रहे थे जिससे रब खुश होता है, वो काम कर रहे थे जिससे एक इंसान खुश होता है। तो इसलिए
आपको हमारी मात्रा ज़्यादा लग रही है क्योंकि टोटल होल रिलीजन वो काम कर रही है भाई, सेवा के ही ऊपर टिकी है। ये रिलीजन पूरी सेवा पे ही टिकी है, इसका थॉट प्रोसेस ही सेवा है भाई। सेवा करनी है आपको, सेवा के साथ ही आप जुड़े हो। आपको ईश्वर का नाम लेना है, आपने कीर्तन करना है, आपने बानी बोलनी है, आपने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना है, उसको समझना है एंड सेवा करनी है आपको। और सेवा करनी मतलब आपको अपने बारे में, अपने को जैसे ही आपने खड़ा कर लिया, जो मैंने बोला फर्स्ट 20-25 साल जो हमारी उम्र लगती है अपने आप को बनाने में, जैसे ही आप बन गए तो आपका वहीं पे एक ड्यूटी है कि जो को ह्यूमन है, उस को ह्यूमन के बारे में आपने सोचना है, आपको उसके बारे में देखना है। तो इसलिए सिख, और हमारे को तो वो रूप भी दे गए, हमारे को ये पगड़ी दे गए, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे को ये पगड़ी दे गए, तो उस पगड़ी के साथ में हम दिखते भी पूरे एकदम शान से हैं, शान से दिखते हैं। तो आज क्या है कि भी ओवरऑल टोटल वर्ल्ड में अभी शायद 2.5 करोड़ सिख है, तो 2.5 करोड़ सिख टोटल कम्युनिटी जब ये करती है तो इसलिए वो ज़्यादा कर पाते हैं हम। जब कोई दूसरी कम्युनिटी का कुछ परसेंटेज बंदा ही कुछ वैसा काम कर रहा है तो वो उतना कम ही रह जाता है हमारे कामों से, क्योंकि वो एक पोर्शन है और यहाँ पूरी कम्युनिटी कर रही है। तो ये इसलिए इसका आपका जो जवाब आप मांग रहे थे इस तरीके से ही। अच्छा, एक बात मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब ये पंजाब से काफ़ी सारे लोग कनाडा जाते हैं, उनका मतलब लाइक आपके कल्चर के ही लोग ज़्यादा जाते हैं, और मतलब कनाडा से ज़्यादा तो लोग पंजाब और कनाडा से होते रहते हैं, तो मतलब उनका क्या कॉन्सेप्ट, मतलब क्या क्या होता है? क्योंकि मैं तो कनाडा गया नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ प्लस देखता हूँ कि हाँ ऐसे हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब मतलब इंग्लिश राज था, हम लोग मतलब इंडिया अंडर था, तो सिख रेजिमेंट होती थी। सिख रेजिमेंट, सिख सोल्जर्स होते थे। बेसिकली सिखिज़म जब 10th गुरु के बाद तो सेना आ गई, सिख की फ़ौज आ गई। सिख की फ़ौज ऑलवेज़ एक अधर्म के ख़िलाफ़ लड़ी है, ऑलवेज़ उनका वो रहा है कि भी किस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स को सेफ्टी में रखें, वो करें। तो जब अंग्रेज़ आ गए तो भी सिखिज़म क्या है, वही एक तरीके से क्या है कि ऑलवेज़ रहा है कि विद द गवर्नमेंट, एक सिखों का ऑलवेज़ रहा है कि विद द रूलर, जो एक विद द रूलर। तो उस तरीके से सिख रेजिमेंट आई। अब सिख रेजिमेंट जब आई तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जर्मनी और इंग्लिश, जर्मनी पूरा इंग्लैंड को ख़त्म करने वाला था, बस मतलब यहाँ वो ख़त्म करने ही वाला है। देन अंग्रेज़ों ने सिख रेजिमेंट को एक तरीके से समझ लो रिक्वेस्ट किया था कि आप चलिए हमारे साथ, आपको लड़ना है। देन उस टाइम में बकायदा कुछ सिख सोल्जर्स ने ये बोला था कि गुरु ग्रंथ साहिब के बगैर हम कैसे जाएंगे। पहले तो बोल दिया ना, फिर वो कि कैसे जाएंगे। तो उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब का मिनिएचर वर्जन इंग्लिश ने प्रोवाइड कराया था कि ठीक है भाई, आपके गुरु के साथ आप जाओ, आपके गुरु भी आपके साथ रहेंगे। तो मिनिएचर वर्जन का उन्होंने इंतज़ाम कराया एंड देन ये सारे सोल्जर्स वहाँ पहुँचे। एंड इट इज़ एन हिस्ट्री कि उन्होंने इंग्लैंड को वॉर में हारने से बचाया जर्मनी से। एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन क्वीन ने उस टाइम में बोला कि आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है तो आप लोग मत जाओ, आप लोग यहाँ रह जाओ। अच्छा। तो वहाँ वो सारे सिख रह गए। वो जो सिख वहाँ पर जो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के हिसाब से वहाँ रहे, तो उन्होंने आस्ते आस्ते ये कल्चर आया कि अच्छा भी अब जो जैसे वहाँ रहता है कोई बंदा, तू मेरे गांव का है तो तू भी इधर आ जा। जैसे हम कलकत्ते पहुँचे, बेसिकली तो हम पंजाब से, अमृतसर से हूँ मैं, तो मैं अमृतसर से कलकत्ते आया, तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आए थे, तो कोई आया था, उसने ही बोला ना कि तू इधर आ जा। उसी तरीके से जो गया उधर, भाई तुम इधर आ जाओ। तो वो एक इंग्लैंड से स्टोरी एक चली, तो उसी इंग्लैंड से स्टोरी में से यूएस की स्टोरी जुड़ गई, कनाडा की स्टोरी जुड़ गई, ये सारी स्टोरीज जुड़ गई, ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी जुड़ गई, कुछ यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड के रिचेस्ट इंसानों में जो हैं वो सिख हैं। थाईलैंड के जो रिचेस्ट इंसान हैं वो सिख हैं। अच्छा। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी थोड़ा बाहर, मतलब इनको जाना नहीं था,
कहीं कुछ जाना नहीं था, ये यहीं बैठे थे, पंजाब में ही थे। वो इंग्लिश के कारण वो जो इंग्लैंड गए, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हुआ, वहाँ से वो जो एक दरवाज़ा खुला कि तुम आ जाओ, तुम कर जाओ, तो फिर क्या है, जब इंग्लैंड दिखा तो अमेरिका दिखा, अमेरिका दिखा कनाडा दिखा, फिर ये सारी कंट्रीज दिखते दिखते दिखते, तो जब कनाडा बंदे पहुँचे, बीइंग अ कम्युनिटी ऑफ हार्ड वर्किंग, ये कम्युनिटी जो है सिख बोलती है कोई काम छोटा नहीं है। सो वही जैसे मैं बता रहा था, ये कम्युनिटी जो है हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है। सिखों में क्या है, ऑलवेज एक बिलीव कराया गया है, अगेन वही कि भाई सारा दुनिया जब उस क्रिएटर की है तो सारे काम, कौन काम बड़ा और कौन काम छोटा, तो एक ऑर्गेनिक थॉट प्रोसेस जो है वो ऑलवेज रहा है कि कोई भी काम कर लो। तो जब ये कम्युनिटी बाहर गई तो उस एरिए के जो इंसान थे उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग निकली ये कम्युनिटी। तो वो हार्ड वर्किंग के कारण वहाँ वो वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी। वो वेल्थ क्रिएशन इतनी हो ज़्यादा होगी कि कई जगह तो ऐसे हैं कि वो कैनेडियन से या यूएस के बंदों से ज़्यादा अमीर हैं कई जगह। तो वो क्या है कि उस टाइम के एक ऐसे दौर थे, तो वो एक एग्ज़ाम्पल जब वो स्टोरीज़ आई इस तरफ पंजाब की तरफ, तो वो स्टोरीज़ में तो पंजाब के बंदे बोलते हैं जी मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है, क्योंकि करेंसी का डिफरेंस था, करेंसी के डिफरेंस में लोग चले गए काफ़ी। आज अगर 80 रुपये का $1 है तो वो एक डिफरेंस है। उस तरीके से ये एक मतलब पंजाब का जो आप कह रहे थे वो एक ऑर्गेनिक, एक क्या है ना, वो एक घटना जो घटी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना घटी और उसके बाद वो एक ट्रिगर हो गया, एक वो ट्रिगर हो गया। अब तो समझ लो ऐसा है कि शायद हम मतलब पंजाब के हम कह पाते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अगर डेटा मैं रॉन्ग नहीं होऊंगा तो गुजरात के बंदे सबसे ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सबसे ज़्यादा बंदा गुजरात से हैं बाहर, कनाडा और यूएस। मतलब पंजाब से कम है, पंजाब पीछे है उससे, पंजाबीज पीछे हैं। हाँ, क्योंकि पंजाब की कम्युनिटी तो है ही 2.5-3 करोड़ की, इतनी तो कम्युनिटी है, तो सारा थोड़ा ना वहाँ बैठा हुआ है, तो इंडिया में भी रह रहे हैं। तो दूसरे स्टेट के बंदे अब क्योंकि उनको भी तो दिख रही है अपॉर्चुनिटी, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो काफ़ी बंदे, बंगाल के काफ़ी बंदे हैं, साउथ इंडिया से काफ़ी बंदे जाते हैं, मतलब गुजरात के काफ़ी बंदे वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से कईयों के जैसे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो तो गुजरात के काफ़ी बंदों के पास पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ के गैस स्टेशन वहाँ उनके हैं। इस तरीके से एक है, तो एक ये बन गया बस। तो ये मतलब एक अच्छा खासा मतलब पहले से ही, हाँ एक ये बन गया। और जो मैंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने हमें जो ये समझ लो ये ताज है हमारा, जो एक हमें हुक्म दिया था कि भाई आपको इस समझ लो 5 ककार जो हम बोलते हैं, जब हमारी उस टाइम में खालसा का जो हमारा स्थापना हुई थी, खालसा पंथ जिसको बोलते हैं, उसकी जब स्थापना हुई थी, अनंतपुर साहिब जो फोर्ट है जो भाखड़ा नंगल डैम के पास में है, अनंतपुर साहिब, उस फोर्ट में उन्होंने इस खालसा पंथ का स्थापना की थी। तब क्या है कि मुग़लों के साथ एकदम बहुत ह्यूज वॉरफेयर्स होते थे, तो उस टाइम में उन्होंने पूरा एक खालसा पंथ को, खालसा मीन्स प्योर, तो उसका स्थापना की थी। तब उन्होंने कहा था कि भाई ये मुझे यहाँ से जिस रूप में हम हैं, मतलब कुदरत ने जिस रूप में दिया हमें, भाई हमारे बाल जो हैं वो कुदरत हमें देती है, तो सर पे आपको बाल रखने हैं, उस बाल को संभालने के लिए आपको कंघी रखनी है, आपको एक लोहा पहनना है, कड़ा पहनना है, आपको कृपान रखनी है और आपको कछहरा पहनना है। कछहरा मीन्स यहाँ तक का एक अंडरवेयर, यहाँ तक का अंडरवेयर, सो दैट, क्यों ये 5 चीज़ें क्यों, वो तो वॉर का टाइम था हर वक्त, कि भी हर वक्त आप रेडी रहो। भाई अचानक हाँ जी कुछ हो गया, नहीं जी मैं भी तैयार हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, नो, यू आर रेडी एवरी टाइम। मतलब कोई भी सिचुएशन हो आप रेडी हो, भैया आप उस अटायर में हो के आपका जो मॉडेस्टी है, आज हम अंडरवेयर पहनते हैं या कपड़ा पहनते हैं अपनी मॉडेस्टी को, भाई हमें अपनी मॉडेस्टी को ढकना है, हमें अपने प्राइवेट एरियाज को ढकना है, तो भैया आप इतने दूर तक का एक कछहरा पहने हुए, अंडरवेयर आपका इतना दूर का अंडरवेयर है, तो आप अगर पहने हुए हो तो आपको उस टाइम में और मॉडेस्टी को क्या हो, तो आप रेडी हो। बाल आपके बंधे हुए हैं, अगर कुछ है तो उसी में जो कंघा है वो लगा हुआ है, कंघी छोटी वाली कंघी आपकी लगी हुई है, तो उसी टाइम पे उसको आपने कंघी किया हुआ है। आपके पास कहीं ना कहीं से कड़ा, एक ये है कि आपके हिम्मत का एक आपका वो है, लोहा जो है हिम्मत का एक वो है। कभी भी देखोगे आज जैसे आपको रात में बच्चा अगर रो रहा है, डर लगता है, तो उसके सराहने लोग बोलते हैं ना, अभी एक लोहा रख दो, इसको नहीं डर लगेगा। तो एक क्या है, आपको
आपको सिंबॉलिक एक लोहे के साथ जोड़ा गया है, भाई आप पावर हो। एंड आपका कृपान डैगर जिसको हम बोलते हैं, पहले तो कृपान बड़ी होती थी क्योंकि युद्ध का टाइम था, हर वक्त आपके पास एक कृपान होनी चाहिए, सो दैट कभी भी कुछ भी अचानक मतलब हुआ तो यू शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग। अभी भी रखते हैं। अब कृपान जो है वो छोटी हो गई, सिंबॉलिक हो गई। वो सिंबॉलिक हो गई क्योंकि अब वॉर तो है नहीं, अब वो तो बिना मतलब उतनी बड़ी तलवार आप कहाँ ले जाओगे, मूवमेंट करोगे, और क्यों एक ऐसा अस्त्र लेके घूमना है कि भी आज ना वो पेशेंस वाले टाइम है ना वो वॉरफेयर करने के टाइम है। वो तो कृपान तो थी वॉर के लिए, कृपान ऐसे समाज में चलाने के लिए, समाज में आज ही मुझे गुस्सा आया है मैं ना कृपान निकाल लूँ, उसके लिए नहीं दी गुरुओं ने दी है कि भैया वॉर का आपका सिखिज्म का एक वो अटायर है वो। उसके बाद अब आप कृपान में आ गए, मतलब एक तरीके से आपको बांध दिया डिसिप्लिन में। मतलब डिसिप्लिन में ये कि आपको दिन में 5 बार बानी बोलनी है, 5 बार के आपके पाठ है, आपको वो पाठ करने हैं, आपको अमृत वेले सुबह उठना है, आपको जूठा नहीं खाना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको एक अच्छा इंसान बने रहना है। ये सारा जिसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं, ये सारा चीज आएगा अगर वो कृपान आपने पहन ली। मतलब यू आर अंडर द डिसिप्लिन, एकदम मतलब उस डिसिप्लिन में आ गए, आपने वाव ले लिया, आपने कसम खा लिया कि मैं एकदम इस पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में आ गया हूँ मैं। अब उसको छोड़कर कुछ मतलब दूसरा थॉट आ ही नहीं सकता। अब उस थॉट आ ही नहीं सकता आपका। आज आपने बाल को बांधने के लिए आपको पगड़ी, आप बाल आपके ढके रहने चाहिए, आपके बाल जो है इधर उधर घूम रहे हैं, वो तो आपके एक रेस्पेक्ट के लिए दिया गया आपने, क्योंकि आप कुदरत को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसको बांध के रखो। सर नंगा करके आप जो है आपके बाहर लहरा रहे हैं, तो वो आप क्या मतलब कर रहे हो। तो इस तरीके से टोटल एक डिसिप्लिन, टोटल एक अटायर बनाया गया, एक वो डिसिप्लिन बनाया गया जो ये डिसिप्लिन आज तक फॉलो होती है, जो डिसिप्लिन आज तक फॉलो मतलब हो रही है और वो होती रहेगी। वो क्योंकि गुरु का हुक्म था, दैट वाज हिज हुक्म, वो उनकी इच्छा नहीं थी कि आप ऐसा करो, उन्होंने हुक्म दिया कि ये करना है। इसके पीछे की भी जो स्टोरी है वो भी बहुत, खालसा पंथ बनने की भी जो स्टोरी है, जब वो बना रहे थे तब अंदर से डर निकालने के लिए कि भी हाँ जी गुरु आपसे कुछ मांग रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक टेंट बना, टेंट में उन्होंने बोला कि भी हाँ जी आज खालसा पंथ की तो मुझे एक कोई वॉलंटियर चाहिए। तो एक पहला इंसान उठा, अरे गुरु बुला रहे हैं वॉलंटियर चाहिए, तो वॉलंटियर वो चले गए, वो टेंट के अंदर ले गए। जब बाहर निकले तो उनकी तलवार पे खून था, उन्होंने बोला मुझे और एक वॉलंटियर चाहिए। अब जो दूसरा बंदा उठा है वो क्या देख के उठ रहा है कि गुरु तो अंदर ले गया उसको और ये तलवार पे खून लगा हुआ है, तो इसका मतलब तो सरकलम होना है। तो ठीक है जी मैं हूँ। तीसरे को बुलाया उन्होंने, चौथे को बुलाया, 5 को बुलाया, तब बोलते हैं 5 प्यारे। 5 प्यारे का कंसेप्ट है, मतलब 5 गुरु के प्यारे। वो 5 गुरु के प्यारे बने। वो अलग अलग उस टाइम के जो कास्ट क्रीड सबके अलग अलग, छोटी जात बड़ी जात जो अपने आप को बोल रहे थे, वो सबको उन्होंने बुलाया अलग अलग वो। और वो बाद में पता चला कि उन्होंने भेड़ बकरियों की कुर्बानी दी थी, किसी का सर कलम नहीं किया था। एंड वहाँ से उन्होंने ठंडे बादशाह का शरबत बोलते, खंडा प्रसाद मतलब उसको, एक उन्होंने वहाँ से उसको एक अमृत बनाया और छकाया और बोला कि यहाँ से तुम मेरे सिंह हो, तुम मेरे सिंह हो, मेरे एकदम करीबी सिंह हो। और वो एक ललकार दी कि अब यहाँ से आपका ये अटायर होगा और ये मेरे सिंह हैं, अब कौन दुश्मन है देखते हैं, चलो। मतलब वो एक पूरे कंसेप्ट से उन्होंने एक पूरी नई सोच को पैदा कर दिया, एक प्योरनेस को पैदा कर दिया। मतलब आपका प्योरनेस, आपके अंदर का पूरा डर हटा दिया, पूरा डर ही हटा दिया कि भी हाँ जी ठीक है। इसीलिए आप देखोगे सिख कहीं पे भी कुछ है तो भी ठीक है, डर वहाँ पे सिखों के साथ, सिख और डर वो एक साथ नहीं रह सकता, वो एक साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं है। तो वो एक एथिक्स, एक ट्रस्टवर्दीनेस, एक सारा कुछ। आज कोई भी एक हाँ भाई सिख है ठीक है भाई यस, ये सारा कुछ हमारे गुरुओं की देन है। उन्होंने ये सोच हमें, मतलब ड्रिल जिसको बोलते हैं ना, एक पेचकस डाल के ड्रिल कर देना, वो ड्रिल कर दी उन्होंने हमारे। ये इस तरीके का वो पूरा है कंसेप्ट। ओके। ये आपका जितना भी एनजीओ वगैरह है या संस्था है, इसमें लोग आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं लोग डायरेक्ट लोग, या फिर कुछ प्रोसेस है, कैसे है?
जैसे कई बंदे, अब जैसे मेरे आम की गुठली वाला है, उसमें तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, तो वीडियो अभी चल रहा है, काफ़ी वायरल भी हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई तुमने मुझे भेजा था, मुझे तो 4 बंदों ने और भेज दिया। तो ये इसका मतलब ये जा रहा है, कई इंक्वायरीज मुझे समझो हैदराबाद से, बॉम्बे से, या वहाँ से, ऑल ओवर इंडिया के लिए कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके बाद हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है, जैसे मेरे एक और संवेदन नाम का NGO है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ भाई, वहाँ हम क्या है, कुछ बच्चों के साथ जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ हम वर्क करते हैं। उनको किसी तरीके से कुछ भी डांस सिखाना, ड्राइंग सिखाना, कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा देना उनको किसी तरीके से, क्योंकि ये बच्चे जिनके घर पैदा होते हैं वो माँ बाप के ऊपर श्राप है, उनके ऊपर क्या श्राप, उस बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, वो खड़ा ही नहीं हो पाता है, वो खड़ा नहीं रह पाता है, या वो खा नहीं पाता है, वो खाना खाएगा तो गिरा देगा। इस तरह के बच्चों को किस तरीके से हम हैंड होल्ड कर पाएँ। तो ये सारे जो मेरे कंसेप्ट, ये जो सारे मेरे सोशल सर्विस हैं, तो लोग क्या है कि पहले तो मैं अपने फेसबुक पे अपनी ये सारे कुछ अपलोड नहीं करता था, तो फिर लोगों ने बोला कि भाई हमें भी जोड़ लो, हमें भी जोड़ लो, हमें भी जोड़ लो। तो वहाँ फिर अपलोड करना चालू किया, तो उससे दिखा कि काफ़ी बंदे अब, अरे मुझे भी पेड़ लगाने हैं, मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है, मुझे भी ये करना है। उससे क्या हो रहा है कि भाई लोग काफ़ी आते हैं, भाई हमें ये दान देना है, हमें ऐसे करना है। तो इससे पहले मैं अपलोडिंग को बड़ी मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी कि ये कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ चढ़ा रहा हूँ, बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती थी, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती थी। लेकिन फिर किसी एक संस्था ने मुझे बताया कि जसमीत जी, आप अगर इस चीज़ को ऐसे मानेंगे और आप अगर अपने प्रोफाइल को नहीं आप नहीं दिखाएंगे, तो आपको जो जानते हैं वो कैसे हमारे पास पहुँचेंगे। तो हम तो आपको जानते थे, आप तो हज़ारों को जानते हैं, तो ये 1000 बंदे, ये भी तो सेवा ही होगी ना कि वो 1000 बंदे हमारे पास आ पाए। तो ये फिर वहाँ से फिर मैंने, मतलब 2020 के पहले तक तो मैं शायद फेसबुक पे कुछ अपलोड ही नहीं करता था। ये 2020 से मैंने फेसबुक पे अपलोड करना चालू किया है कि ठीक है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज़, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जसमीत मेरे को इस चीज़ से जुड़ना है, मुझे उस चीज़ से जुड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करवा दो, मेरे को ये डोनेशन देना था, मेरे को ये CSR देना था, मुझे अपनी कंपनी का जो CSR है उसमें ये फ़ंड एलोकेट करना था, तो प्लीज़ गाइड करो कि कहाँ दे दूँ, कैसे कर दूँ। तो इससे क्या है कि हाँ, सोशल मीडिया के जैसे अपने डिसएडवांटेज हैं, तो सोशल मीडिया के अपने एडवांटेजेस भी बहुत सारे, एडवांटेजेस बहुत सारे। तो इस तरीके से ये अब चल रहा है। ओके। और ये मतलब अभी जितने सारे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी आती होगी। हाँ। और लोग मतलब डायरेक्टली तो मतलब हर एक चीज़ के लिए लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मतलब मेरे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जिसको भी पेड़ लगाने के काम में जुड़ना है जुड़ जाए, जिसको गुठली कलेक्शन की ड्राइव में जुड़ना है वो जुड़ जाए। जैसे देखिए, गुठली के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, श्री शिक्षायतन स्कूल ने इसको एक अपना समर प्रोजेक्ट बना दिया। मतलब उन्होंने जैसे लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी स्कूल है, उन्होंने इसको एक समर प्रोजेक्ट बना दिया, बच्चों को बोला है कि भाई आप गुठलियाँ इकट्ठी करके लाइए। तो ये अपने आप में देखिए कितनी बड़ी हैंड होल्डिंग है, स्कूल ने अपनी तरफ से इसको, ऐसे कई सारे स्कूल्स करें तब तो फिर और। हाँ, तो हमने सारे स्कूल्स को हम वो कर रहे हैं कि भी आप मुझे बुलाइए। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी बोलना चाहूँगा कि स्कूल्स में मुझे बुलाइए, मैं बच्चों के साथ बात करूँ, बात करके उनको बताऊँ कि क्या हमारे किसान भाई किस चीज़ से गुजरते हैं, क्यों पेड़ लगाना ज़रूरी है, क्यों फलों का पेड़ लगाना ज़रूरी है, क्यों एक बैलेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट करना ज़रूरी है, क्यों स्किल क्रिएट करना ज़रूरी है, क्यों मैंगो ट्री लगाना ज़रूरी है, क्यों हमें किसानों को भी अपना ही भाई समझना ज़रूरी है। तो मैं जैसे हेरिटेज स्कूल में गया था पिछले साल, वहाँ हमने बच्चों के साथ बैठ के सारा डिस्कशन किया। तो अभी सारे स्कूल्स जुड़ रहे हैं। होपफुली अगले साल तक जितने स्कूल्स हैं और जितने सोशल क्लब्स जैसे लायंस रोटरी और ये सोशल क्लब है, सारे ही मेरे मैंगो कलेक्शन ड्राइव में, मैंगो सीड्स, मैंगो गुठली कलेक्शन ड्राइव में सारे वो पार्ट ले लेंगे। एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स मेरे को नहीं लगता कि 20 लाख से नीचे गुठलियाँ हम इकट्ठी करेंगे। मतलब इतने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे कि इतना गुठली हमारे पास आना चालू हो जाएगा। एंड उतने ही हम, जितनी गुठली आएगी हम उतना ज़्यादा जर्मिनेशन करेंगे, उतना ज़्यादा ग्राफ्टिंग करके हम उतने किसान को हेल्प कर पाएंगे।
तो यहाँ पे काफ़ी बंदे अब जैसे मेरे जो दूसरे बच्चों वाले समझ लो NGO है, उनमें भी किसी को कुछ भी करना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, उनको कोई अपना टाइम देना चाहता है, कोई पैसा देना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं इनको कुछ खिलाना चाहता हूँ, कोई चाहता है कि मैं इनको मंथली राशन देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से जिस भी तरीके से जुड़ना है, इट्स ओपन। आके मुझे कांटेक्ट करे कि मैं ना हर हफ्ते 1 घंटे ड्राइंग सिखाना चाहता हूँ, बच्चों को ड्राइंग सिखा दो। मैं इन बच्चों को डांस सिखाना चाहता हूँ, उनको डांस सिखा दो। मैं इनको कैमरा ही पकड़ना सिखाता हूँ, वो कैमरा फोटो खींचे। अरे वो बच्चा तो कुछ भी सीखे, कुछ भी उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए उसका भी एग्जिस्टेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका एग्जिस्टेंस। तो मेरी जितनी भी मतलब मेरे पास समझ लो गार्डन है, अगर किसी को कोई सोशल सर्विस करनी है, कुछ दान देना है, अपना टाइम देना है, अपना स्किल देना है, मुझे फ़ोन करो एंड मेरे फ़ोन पे आप कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा भी आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के साथ मैं जोड़ दूंगा, उस इच्छा के साथ जोड़ दूंगा। ये काफ़ी अच्छी बात है, और इससे इस पॉडकास्ट से तो काफ़ी ज़्यादा हम भी वायरल करेंगे इस चीज़ को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों, ताकि लाइक आपका भी हेल्प हो एंड आप जिनको हेल्प करते हैं उनका भी हेल्प हो। लेकिन एक बात मेरे को जाननी थी कि आपने जैसे बोला ना कि हम जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं और रखने का कोशिश करते, वहाँ पे हम करप्ट होने का मतलब संभावना ज़्यादा होती है। ये कैसे पॉसिबल, कैसे? देखो, आप पहली एनर्जी लगा देते हो, मतलब ये जीवन जो है, मतलब सीधी अगर स्पिरिचुअली हम बोलते हैं इस बात को, तो ये जीवन किसी मकसद से ही तो हमें मिला होगा। ऐसे तो रब ने नहीं सोचा होगा कि चलो मैं ना बस ठीक है एक इंसान को पैदा कर दो, जाओ तुमको पैदा कर देता हूँ। उनके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि ही इज़ मतलब ऑल माइटी, तो वो एक ऐसे कोई बेकार, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेकार है। छोटी से छोटी चींटी, एक मकड़ा, हर एक का कोई ना कोई रोल है। हर प्राणी का आप अगर डीपली देखोगे, हर प्राणी का हर एक रोल है, हर पक्षी का एक रोल है, हर चीज का एक रोल है। उसका मतलब इंसान का भी एक रोल है, इसका मतलब तो फिर इंसान का भी रोल है। हर एक एनिमल को, हर एक शायद ब्रेन की एक पावर दी गई है कि वो ब्रेन 1 डिजिट तक यूज कर सकता है, उसके आगे का डिजिट उसके पास नहीं है। वो ब्रेन जितना है, हम बोलते हैं कि ये एनिमल बड़ा इंटेलिजेंट है, वो देखो वो सियार बहुत इंटेलिजेंट होता है, कुत्ता ऐसे होता है, बिल्ली वैसे होती है, सबका ठीक है। लेकिन क्या इंसान किसी भी प्राणी से लेस इंटेलिजेंट है? नहीं। एनिमल वर्ल्ड का इंटेलिजेंस एक जगह पर आके रुकता है कि भाई यहाँ तक मेरी इंटेलिजेंस कुदरत ने मुझे दी है। लेकिन इंसान को इंटेलिजेंस का समझ लो एक हम समुंदर हैं, हम तो इंटेलिजेंस को बिल्ड कर रहे हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया एक्वायर करते हैं, कुछ नया अंदर से। अगर हम बैठे ध्यान दें, 10 मिनट आप अकेले बैठो, बैठ के आप कोई भी एक थॉट पे वर्क करो, उस थॉट के 4 डायनेमिक्स निकलेंगे। तो ये क्या है, ये कहाँ से आ गया? तो पहले नहीं था, ये तो पहले नहीं था, ये तो आपने किसी को अचानक उस चीज को जन्म दे दिया। मतलब आपके पास कुदरत ने आपको एक जनरेटर बना के भेजा है। आप जनरेटर ऑफ थॉट्स हो, आप जनरेटर ऑफ इसको थॉट्स को आप बड़े रूप में इंटेलिजेंट भी बोल सकते हो। इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से तो वही है कि हम अगर किसी के पास कॉमन सेंस है कि भी सामने ये आग लगी है, इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो उसको हाथ नहीं लगाना। पता होने के बाद बच्चा, ये 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको नहीं मालूम है, वो लगा ही देगा हाथ। लेकिन जब उसको पता चल गया कि मेरा हाथ लगाने से, उसके बाद भी अगर वो हाथ लगा रहा है तो वो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो फूल है, स्टूपिड है, जो भी बोलो, इंटेलिजेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको पता है और आप वही काम कर रहे हो इंटेंशनली, तो आपका इंटेंशन मैलिफाइड हो सकता है या बेवकूफ़ हो सकते हैं। या तो आप इंटेंशनली कर रहे हो या तो बेवकूफ़। उसी तरीके से एक जर्नी हमने बिता दी पैसा कमाने के लिए। तो जब हम पैसा कमाने के लिए जर्नी बिता रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या हम उस रब को याद नहीं करते,
जब हम पैसा कमाने के उसमें लगे होते हैं ना, भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, अरे अभी सब छोड़ दो, अभी आजकल तो माँ बाप भी बोलने लग गए हैं, आजकल के जो नए माँ बाप हैं उनको भी मैं थोड़ा सा बोलूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कि भी थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स करें। नहीं, पढ़ो पढ़ाई करो, पढ़ाई करना, ज़्यादा नंबर लाने, इतने नंबर लाने, उतने नंबर लाने, ये करना है, वो करना है। नंबर उनको अपने बच्चे के लिए चाहिए कि उनको कहीं लिखना है फेसबुक के मेरे बच्चे को 98% मिला? ये सवाल बहुत बड़ा गूढ़ सवाल है। मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि वो 98% उसको उस बच्चे के लिए चाहिए या उनको तो उसको अपने लिखने के लिए चाहिए कि मेरे बच्चे को 98% मिला? इसका जवाब वो पेरेंट्स जरूर दें जो उस बच्चे के पीछे लगे पड़े हैं कि तुझे पढ़ 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 पढ़। अब वो बच्चा पढ़ाई के अलावा कोई भी एक्टिविटी करता है तो ये जो सेंसिटिव माँ बाप, मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड सेंसिटिव, ये जो सेंसिटिव माँ बाप है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हुआ पड़ा है, वो उसको बच्चे को तो और कुछ करने नहीं दे रहा पढ़ाई के अलावा। अब ये फेज़ ख़त्म हुआ, वो बच्चे ने और तो कुछ किया ही नहीं, वो बस पढ़ाई लिखाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या बोल देगा, तुम प्रार्थना कर लो, प्रार्थना करो, तुमको नंबर अच्छे आए, प्रार्थना भी कर लो, वो थोड़ी प्रार्थना भी कर लेगा। लेकिन क्या उसको कोई बता रहा है कि कौन ईश्वर है, क्या स्पिरिचुअलिज्म है, क्या शेयरिंग है, क्या एक सेवा किसको बोलते हैं, क्या उसको कुछ बोल भी रहा है, कुछ उसको समझा भी रहा है? अगर जो माँ बाप समझा रहे हैं मैं उनको नमन करता हूँ, जो नहीं समझा रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चों को ये समझाइए, ये दीजिए। पढ़ाई में 98 और 97.5 और 90%, वो जिस दिन ग्रेजुएट हो जाएगा, जिस दिन उसका काम चालू हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला कि कितने नंबर लाए थे तुम, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। इमीडिएट बस कॉलेज का जो एडमिशन है वो भी क्या है कि आपको लग रहा है कि नहीं 98% लेके मैं, तो क्या 90% वाला बच्चा वो स्ट्रीम नहीं पढ़ेगा? आप साइंस पढ़ोगे 98 लेके, तो क्या वो 70% वाला बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा? वो भी साइंस पढ़ेगा, उसको भी फिजिक्स के लॉ, लाइट साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड भागती है, ये उसको भी पढ़ाया जाएगा, उसको भी पढ़ाया जाएगा। a+b² a² + 2ab + b², उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि जब सब कुछ हो गया, अब वो कमाने पे लगा, तो कमाने पे भी उसका नियर अबाउट एक 15-20 साल खर्च हो जाता है। तो पहला 15-20 साल चला गया पढ़ाई लिखाई में, फिर 15-20 साल चला गया कमाने में। अब उसको क्या बताया जा रहा है कि तुमने इतनी मुश्किल से जो कमाया है, ये जो इतनी मुश्किल से, ये तुम इसको ऐसे जाने दोगे? इसको कौन समझाता है? जो अगेन बाजार के जो दूसरे कॉर्पोरेट बिजनेस करने वाले, इंश्योरेंस हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, अरे वो 20,000 कमाता नहीं, उसको कोई ना कोई बोलने वाला आ जाता है कि तू 15,000 तो सेविंग कर ले, तू 10,000 सेविंग कर ले, तू 5,000 सेविंग कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसे कर ले। वो अपना पैसा उसने सेविंग करना चाहा। कब के लिए? जब तुम बूढ़े हो जाओगे, भाई आप आज, आपका हाजमा, आपकी हड्डियाँ, आपका सब कुछ आज तंदुरुस्त है। बुजुर्ग भोके आपके पास एक 5-10 करोड़ रुपया का आपके पास एक किटी मिला जब आपकी उम्र है 70 साल। अब उस पैसे का करोगे क्या? मुझे जरा कोई भी दार्शनिक, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा इस बात को, अगर किसी को लगा नहीं जसमीत आप ये क्या बात बोल रहे हो, तो मुझे ज़रूर कोई बताए कि 70 साल का एक बुजुर्ग जिसके पास 5-10 करोड़ की किटी है, वो उस पैसे का करे तो करे क्या? क्या उसके पास वो परफेक्ट हाजमा है जो जिसका दिल करे वो खा सकता है? क्या उसके पास परफेक्ट सेहत है कि जहाँ दिल करे वहाँ घूम सकता है? मे भी तब तक शायद उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उसकी ज़िंदगी में है कि नहीं पता नहीं, कि भी उसके साथ किसी के साथ में घूमने चले जाओ। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि अगर आप उस पैसे को खाली रोके ही जा रहे हो, आप उस पैसे में से कोई अंश शेयर करने के लिए नहीं निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? वन फोकस्ड ब्रेन होकर आपने जो 15-20 साल फोकस्ड होकर पढ़ाई की, 15-20 साल फोकस्ड होकर आपने जो बस पैसे कमाए, फिर आप बस पैसे जमा करने में, आप उसी दौड़ में लगे रह जाओगे। कभी भी आप दूसरे इंसान की पीड़ा को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। जब तक आप दूसरे इंसान की पीड़ा को नहीं समझोगे, तब तक ईश्वर बोलता है भैया तुम क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तो मेरा कहना जो है कि आपका वो पैसा करप्ट करेगा आपको। करप्शन जरूरी नहीं होता है कि करप्शन होता है मैंने पैसे किसी से अंडर द टेबल पैसे लेना करप्शन होता है। करप्शन आपके माइंड को आपने अगर नहीं खुलने दिया, आपके माइंड की जो कैपेसिटी थी, आपकी जो शख्सियत की कैपेसिटी थी,
अगर उसको ही नहीं खुलने दिया आपने तो वो भी आपने करप्ट ही किया है। पड़े पड़े जैसे हम ड्राइव्स बोलते हैं ना, ड्राइव ये ड्राइव करप्ट हो गई है। उस ड्राइव को अगर आप रेगुलर चलाते रहोगे आपको पता लगते रहेगा इस ड्राइव में क्या फ्लॉज हैं, क्या एरर्स हैं। लेकिन आप ड्राइव अचानक कोई भी आपकी हार्ड ड्राइव उठा के लाओ 2 साल बाद, अब 4 साल बाद, और उसको लगा के देखो, अरे ये तो करप्टेड ही पड़ी है। कभी किसी फाइल में आपने लगाया होगा, उसका वायरस उसको पूरा खा गया, आपने तो कभी चेक ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं उसको, वो करप्ट हो गई। तो उसी तरीके से हम अपने पैसे को लेके बैठे अब हमको आदत ही पड़ गई है नागराज बनने की। नागराज बन के हम बैठ गए उसके ऊपर। नागराज क्या करता था पुराने टाइम में, बोलते थे ना अशरफी के ऊपर नागराज बैठा होगा, अशरफी नीचे दबी है। पुराना हम बचपन में पढ़ते थे ना, अशरफी का घड़ा नीचे दबा हुआ, एक नागराज बैठे हुए, तो नागराज बैठे तो वहां जाने से नागराज काट देंगे। तो नागराज बन के बैठे हुए अभी नागराज, मतलब आपके पास कोई भी बंदा कुछ भी आप बोलते से, आपके अंदर में वो पीड़ा का, आपके अंदर वो भावना ही नहीं है। आप नाग खुद बन गए, आप खुद नाग बन गए। तो आज पैसा आपकी आना जिंदगी में बहुत जरूरी, पैसा आपके पास जमा होना बहुत जरूरी। इस पैसे का थोड़ा थोड़ा इधर उधर निकलना भी बहुत जरूरी है। पानी को आप चाहे घड़े में, चाहे एक प्लास्टिक के कंटेनर में कुछ भी भर लो, आप कितने दिन के बाद आप अचानक बोलो ना एक घड़े का पानी 10 दिन 20 दिन पड़ा हुआ है, क्या आप उस 20 दिन के पानी को करप्ट मानोगे कि साफ मानोगे? मतलब पॉसिबल तो दोनों हो सकता है, लेकिन तो पॉसिबल, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, पी रहा है, नया पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है, नया पानी आ रहा है पानी एकदम स्वच्छ है, हर वक्त के लिए स्वच्छ है। आपको कोई पूछे नहीं डेली पानी डलता उसमें, आप किसी को बोलोगे नहीं एकदम फ्रेश पानी है, अच्छा पानी है, आप खुद ही बोलोगे नहीं अच्छा पानी डेली भरा जाता है, डेली भरा जाता है उसमें पानी, डेली आता है पानी, डेली उसमें से लोग पानी पीते हैं। आपको भी पता है कि ये पानी डेली पी रहे हैं, तो आपको भी लोग बोल रहे हैं कि हाँ भी उस पानी को क्या है लोग पी रहे हैं, तो आपको पानी का क्वालिटी का भी पता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। मतलब आज समझ लो अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, जैसे मेरी माता जी जो थी वो अपने आप में बहुत बड़ी एक सोशल सर्विस की वो थी। मतलब उनकी तो मैं बोलूँ उनकी उम्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और मेरे पिताजी तब थे 30 वर्ष के। वो कलकत्ते आई अमृतसर से वो सिर्फ आई क्लास 8 पास, उनको गुरमुखी आती थी। उस गुरमुखी के सहारे वो कलकत्ते में रहीं। कलकत्ते में उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, बंगला तीनों लैंग्वेज सीखी। क्लास 10 किया, क्लास 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया, पीएचडी की, और साथ में 1971 में वॉर होने का जब अंदाजा था तब उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया कि भी बाई चांस अगर वॉर लग जाए तो मैं नर्स का कोर्स करके रखूँ, आई शुड बी रेडी। एंड तब उसके बाद उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की बाकायदा। मतलब मुद्दा ये है कि अगर आपके पास ईश्वर हेल्प कर रहा है स्किल्स लाने के, तो उसी टाइम में सोच लो कि आप चोजन वन हो। मतलब अगर आपको कुछ मिल रहा है ना, अक्ल मिल रही है, पैसा मिल रहा है, साथी मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, वो सारे रिसोर्सेज ही हैं। खाली पैसा ही रिसोर्स मत मानिए। अगर आपको अच्छे साथी मिल रहे हैं, अच्छी सोच मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा कुछ भी जो अच्छा हो रहा है, उसको आप उसी टाइम में सोचिए कि मुझे ना इसको शेयर करना है, बताना है कि अरे दुनिया के उस पार ना बड़ा अच्छा है, बताऊं जाके, अरे दुनिया के उस पार ना बड़े अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, बताऊं लोगों को। बस वो देख के नहीं मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, बस वो अच्छा नज़ारा मैंने देख के रख लिया, सबको बट ठीक है। आपने एक चीज़ सही बात बोला कि लाइक दुनिया में जितने सारे रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, लाइक हर एक चीज़ रिसोर्सेस है, आपका हर एक लोग रिसोर्सेस है, हमें यूटिलाइज करना है कि हम उसको कौन से जगह पे और सही तरीके से यूटिलाइज करें, राइट। तो एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे कि डिसेबिलिटी लोगों की बात करें आप, कि जिस तरीक़े से आप उनको हेल्प करते हैं, लाइक उनको ड्राइंग सिखाने या फिर कोई भी पार्टिकुलर स्किल सिखाने में, तो ये लोग कितने सारे लोग हैं आपके पास ऐसे, एंड आपके पास कितने सारे लोग हैं जो इनको हेल्प करते हैं, और ये मतलब कैसे उनको और ज़्यादा मदद मिलती है, आपको कैसे समझ आता है? अगर मान के चलते कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा मुंह काम नहीं कर रहा, मेरा पैर काम नहीं कर रहा, एंड यू आर हेल्पिंग मी, ओके, तो वो जो खुशी है वो आपको कैसे समझ में आता है कि लाइक हम एक सही तरीके से उनको हेल्प कर पा रहे हैं और उनको कैसे मदद मिल रहा है?
लाइक जनरली कि वो मतलब बीच का जो नेटवर्किंग जो कनेक्शंस है वो कैसे समझ आता है? ये सवाल भी मैं चाह रहा था कि आप अगर करते तो यंगस्टर्स को भी इसका एक बहुत, इस सवाल के 2 आंसर्स दूंगा मैं, इसका एक और हेल्पिंग हो जाएगा यंगस्टर्स को। जो ये पार्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे संवेदन नाम की जो संस्था है, इसमें जो माँ बाप अपने बच्चे को लाते हैं, अब मुद्दा ये है कि वहाँ पर ये जो बच्चे हैं, किसका दिमाग कितना दूर तक परिपक्व है, किसका दिमाग कितनी दूर तक परिपक्व नहीं है, किसकी बॉडी आने वाले दिनों में रिएक्ट करेगी। क्योंकि हो सकता है कि एक बॉडी ग्रो कर रही है अपनी स्पीड में, लेकिन ब्रेन उस स्पीड में ग्रो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि उसकी हाइट 5.5 फुट हो गई है, लेकिन ब्रेन अभी भी 10 साल वाला ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह के बच्चे जो संवेदन में आते हैं, हमने देखा है, हमने हमारे जो वहाँ पे टीचर्स हैं जो हैंड होल्ड करते हैं, जो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। आज जो बच्चा आया है वो कल किस रूप में डेवलप होगा ये नहीं मालूम, कि कल वो फिजिकली बढ़ जाएगा, कि कल वो मेंटली ग्रो करेगा, नहीं मालूम। हिस्ट्री मालूम होने के बावजूद भी ये एक टोटल, ये तो एक कुदरत का फ्लॉ ही है। ईश्वर ने कह दिया भाई इस बच्चे को मैंने ऐसे पैदा करना है, भाई ऐसे पैदा करना है। अब ईश्वर ने कल उसके साथ क्या करना है क्या मालूम। तो आज हम जब भी उनको जो वहाँ पर कोई ड्राइंग सिखा रहा है, या कोई उनको कविता सिखा रहा है, या कोई ABCD सिखा रहा है, क ख ग सिखा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज ABCD पढ़ ली तो उनको याद है कि हाँ भाई A के बाद क्या B आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो A पढ़ा, 2 मिनट बाद ही क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब वो A 2 मिनट बाद भी भूल चुका है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये पूरी संस्था का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इन बच्चों को कुछ सिखाते रहना है, इनको कुछ सीखना ही पड़ेगा, इनको कुछ करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको कुछ सिखाना है, इनको भी लगे कि अच्छा मैं भी कुछ कर रहा हूँ, इनको भी अपना एग्जिस्टेंस वर्थवाइल लगे। मैं भी अपने घर से निकला, एक जर्नी करके आया, एक मैंने कुछ सीखा, सीखने के बाद एक छोटा सा मुझे कुछ टिफ़िन मिला, या तो कुछ फल मिला, या तो कुछ खाने को मिला, उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ा हैप्पी है, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल तो जा नहीं रहा। वो बोलता है वाह बहुत बढ़िया भाई, उसके बाद वो घर चला गया। तो उसके लिए एक दिनचर्या बनी, उसके लिए एक घर से, उस घर से वहाँ जहाँ बैठा है, जहाँ उस अपने ही पूरे एक जंगल में, अपने ही पूरे एक सोच में, जहाँ पे उसके अब उस सोच में भी क्या चल रहा है मालूम नहीं, तो उसके लिए एक वो है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि इसको कुछ, ये एक मापना है हमें, एक बैरोमीटर के अंडर में, अच्छा कल ये प्रोग्रेस हुई थी, ये कॉर्पोरेट वो नहीं है, मतलब PPT नहीं बन रही, एक्सेल शीट नहीं बन रही कि कल इस एक्सेल शीट में फिगर ये थे तो आज ये फिगर ऐसे क्यों है भाई। इवन स्कूल्स में आजकल तो बनने लग गई हैं, स्कूल्स में हाँ जी मेरे बच्चे का देखिए कल आपके बच्चे का ये डेवलपमेंट था, अब ये डेवलपमेंट है, कल आपका बच्चा इमोशनली क्वेश्चन ये था, ये इसका सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, ये कल वो मैथ्स में ऐसे था, आज वो साइंस में ऐसे हो गया। इस तरीके का डेटा शीट्स बनने लग गई। यहाँ वो ये दुनिया ही अलग है, इस दुनिया में कोई कानून नहीं है, कोई डेटा शीट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर बस ठीक है, तू भी इंसान मैं भी इंसान, चल मिलके कुछ टाइम बिताते हैं, बस इसका ये सार है। अब आपने जो सवाल किया उसका तो जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि यंगस्टर्स को एक बात बोलना। आजकल के यंगस्टर्स कुछ भी करते हैं, चाहे वो मॉडल एकेडमी हो, चाहे वो कोई फाइनेंस की क्लास हो, चाहे वो लॉ की क्लास हो, चाहे वो कुछ सीख रहे हैं, मतलब वो फोटोग्राफिक सीखने की क्लास हो, चाहे वो कुछ भी स्किल सीख रहे हैं, उस स्किल में ना वो मापदंड करने लग गया है। उसको यहाँ तो जो सिखाने वाला भी मापदंड करने लग गया है। सिखाने वाला भी बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर वो, और वो सीखने वाला भी, अरे मेरे अंदर तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। कोई भी बंदा, ना सीखने वाला ना सिखाने वाला, जर्नी के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहा है। एक अगर बच्चा
एक कोई भी स्कूल यहाँ पर मैं बोलूँगा वो जगह को जो जगह कुछ भी सिखाती हो, कुछ भी सिखाती हो वो स्कूल ही है। एकदम कोई अगर एक बच्चा, एक यंगस्टर कोई भी स्किल को सीखने के लिए अगर वो एक स्कूल जा रहा है, 100 बच्चे जा रहे हैं, 100 में से हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग होगा। अलग होने का रीज़न है, उसका इंटेलिजेंस कम या ज़्यादा नहीं है। रीज़न ग्रास्पिंग का ये है कि उस बच्चे को क्या वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो जल्दी ग्रास्प करेगा, क्योंकि इंसान की वो रहती है कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो बोलता है। वो आप जाओगे शादी ब्याह में भी जाओगे, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है प्लेट में ज़्यादा लेता है। तो उसी तरीके से वो उस सोच को वो ले पाया। अब कोई बच्चा जा रहा है कि नहीं मेरी कैरियर की मजबूरी है, समझ में मुझे आता नहीं है ये, लेकिन मुझे पैसा कमाना है, मेरी मजबूरी है। उसका दिमाग परफेक्ट होगा, चलता होगा सही, उसको मालूम है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मजबूरी में वो काम कर रहा है। उसका ब्रेन उसको लाइक नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जैसे हम खाने के लिए बोलते हैं, कोई बंदा एक खाने को, अरे ये वाह क्या सुंदर खाना बना, ये सब्जी तो बड़ी अच्छी है। लौकी को पसंद करने वाला बंदा बोलता है अरे बड़ी बढ़िया लौकी बनी है, और दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, ये लौकी बनी है, ये क्या बना है, लौकी तो मैं नहीं खाता। वही लौकी की सब्जी एक बच्चा बड़े प्यार से खाता है, एक बच्चा, एक करेले की सब्जी को एक बच्चा बोलता है बड़ा कड़वा है, एक बच्चा बोलता है बड़ा चाव से खाता है। उसी तरीके से जो कैरियर्स भी हैं, तो आज मैं यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी को बरकरार रखिए। घर से आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आ रहा ना, कल आएगा, कल नहीं आ रहा परसों आएगा, तरसों आएगा। उसको डॉक्यूमेंट करने के मतलब वो हौड़ में द्रन में मत दौड़ो कि मुझे मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ, मेरा प्रोग्रेस तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, मेरे को तो बस, मैं तो कल भी ऐसा ही था, कल भी मैं वही खड़ा हूँ, आज भी मैं वही खड़ा हूँ, तो मैं ये तो ना मेरे लिए है ही नहीं। नो, आप कहीं की भी जर्नी पैदल चालू करिए, गाड़ी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, वो जर्नी तो अपना टाइम लेगी, उस जर्नी को चलने तो दीजिए, चलने तो दीजिए। आज यहाँ से कलकत्ते से 10 तरीके की गाड़ियाँ निकलती हैं दिल्ली के लिए, राजधानी है, दूसरी तरीके की तूफान एक्सप्रेस है, डीलक्स एक्सप्रेस, अलग अलग मेल गाड़ियाँ हैं, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, सबकी स्पीड अलग है। कुछ स्टेशन पे रुकती है, कुछ दूसरे स्टेशन पे रुकती है, कुछ शायद सिग्नल्स के कारण रोक दी जाएगी, कुछ भी होगा। जो पैसेंजर उतर जाएगा, नहीं ये तो नहीं ये तो वो दिल्ली कैसे पहुँचेगा। रहो ट्रेन में, ट्रेन अगर रुक गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अरे जाएगा, इसका तो गंतव्य स्थान में लिखा है कि दिल्ली जाएगी। तो आप भी अगर कोई चीज़ में इन्वॉल्व हुए हो, उसको पूरा टाइम दीजिए, कुछ ना कुछ उसका आप जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ अंश उसका आपके पास जरूर आएगा। तो ये मेरा उन यंगस्टर्स को कहना है। आपने जो सवाल पूछा था कि वहाँ पर हम कितना सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, तो वहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। जबकि लाइक हम उनको उनके खुशी के लिए कि लाइक वो भी इंसान है और वो लोग को भी मतलब है कि वो लोग भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, राइट। तो दिस इज व्हाट लाइक वो इम्पोर्टेंस, एकदम वही इम्पोर्टेंस है। सारी घटनाओं में मैं बोलूँगा, हमें ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, हर घटना में हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अभी का मेरा ये जो जर्नी है, अभी की जो मेरी बातचीत है, अभी का मेरा जो खाना पीना है, अभी का मेरा ये कैसा जा रहा है। बस ये अच्छा जा रहा है ना, तो अच्छा होते जाएगा। आप बोलोगे टेंशन में रहोगे, नहीं मैं खाना अभी खा रहे हो, लंच खा रहे हो, आप टेंशन डिनर की लेके बैठे हो, तो कैसे आप लंच को एंजॉय करोगे, कैसे करो। हाँ, ये चीज़ है कि लाइक लोगों का ये टेंशन होता है जो कि नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है और काफ़ी सारे चीज़ें मतलब हमारे नॉलेज के लिए भी अच्छा था कि इतना सारा चीज़ मैं समझ पाया। मैं इसमें एक आपको और बता दूं कि ठीक है, आजकल की साइंटिफिक दुनिया में शायद मेरी ये थॉट थोड़ी पुरानी होगी कि इस दुनिया में आपके लिए जो इस कुदरत ने प्लान किया है वो आप टेंशन करके अपनी प्लेट पे ले आओ कि खुश होके ले आओ, प्लेट पे उतना ही आना है,
वही आना है। आप टेंशन करके उसको लाओ प्लेट पर, टेबल पर, या तो भैया मतलब मजे करके लोग आपको बस उस बात को मान लो कि हाँ भाई ये है, ये होना है, ये होना है। आप बस अपना करते रहो। अब उस करते करते में कौन से दरवाजे खुलते जाएंगे, अच्छा ये दरवाज़ा खुला है, अच्छा ये दरवाज़ा खुला है। हाँ बोलोगे अरे आपने तो बोला कि जो है तो मैं घर बैठे रहूँ क्या? मैंने घर बैठने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको बोला आप चलते रहो। चलते चलते आपको आम का पेड़ मिलेगा, कभी कभी सेब का पेड़ मिलेगा, कभी अमरूद का पेड़ मिलेगा, कभी लीची मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। एंजॉय करना उस हिसाब से कि भाई बस एंजॉय करते चलो, जो अच्छा लग रहा है बस उसको लेते जाओ, बस उसको लेते जाओ। मतलब आपकी इस जर्नी में ये पेड़ आने थे, ये पेड़ आने थे, बस उस फ्रूट को एंजॉय करो, उस फ्रूट का मजा लो। भाई आम आ गया, अब आम का ही मजा लो। फिर नहीं मैं ना आम खा रहा हूँ, नहीं मुझे ना वो खाना था, वो था। और अगर जैसे प्रॉब्लम क्या होता है कि आम ही मिला है, आम ही खाना है, लेकिन आम कड़वा लग रहा है, मतलब खट्टा है। अब उसमें लोग काश से मीठा हो जाता, काश ये मीठा हो जाता कुछ। तो एक काश का तो कोई, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना हमारी सोच एक जनरेटर है, हम एक जनरेटर हैं, हम मिनट सेकंड में 1000 करोड़ सोच को जन्म दे सकते हैं। तो काश का तो कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। जहां आप काश करते रह जाओ, फिर आप करते रह जाओ, कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, कभी नहीं बोलोगे कि मैं हैप्पी हूँ, कभी ये बोलोगे सब ठीक है लेकिन, जैसे लोग बोलते ना सब ठीक है लेकिन, वो लेकिन कभी खत्म नहीं होगा आपका। ये है, इससे बेहतर है कि जो मिल रहा है, जो मिल रहा है बस उसमें अच्छा बस उसके आगे आगे पीछे हैप्पी होना सीखो। आपके सामने अगर दाल चावल 2 सब्जी आई है, वाह वाह बहुत मज़ा आ गया, आज तो एकदम मिल गया। क्योंकि आपको क्या मालूम है कि ये नहीं, जिसको नहीं मिल रहा उससे जाके पूछो इसको। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खाना, इतना खाना भी आपके पास ना आता, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर वो जो खाना आया और एक गिलास पानी गिर गया आपका चावल पे, क्या? तो जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो, वो हैप्पीनेस करो। उसको अनहैप्पी अगर कुदरत ने बना दिया ना, आपने ज़्यादा रोना गाना गाया कि नहीं ये चावल दाल और 2 सब्जी दे रहे हो, काश काश, तो वो बोलता है ठीक है फिर तेरे को मैं बताता हूँ अभी, इसमें से सब कुछ हटा के तेरी काश को मैं बताता हूँ भी, हाँ जी क्या काश होता है। कई बंदे ऐसे हैं नॉर्मल चावल दाल 2 सब्जी हजम करने के लिए उनके पास हाजमा नहीं है, दे डोंट हैव द डाइजेस्टिव पावर। तो उनको जाके अब उनका काश पूछो कोई, वो बोलता काश काश में डाइजेस्ट कर ले। तो काश का कुछ अंत नहीं, कुछ अंत नहीं। तो जो है उससे हैप्पीनेस, उसको शुक्र करते रहो। मतलब सुबह से लेकर रात तक मैं बोलता हूँ हर इंसान के मुंह से थैंक यू वर्ड टूवर्ड्स द यूनिवर्स, टूवर्ड्स द यूनिवर्स। भाई धन्यवाद तुम्हारा, थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा, थैंक यू। ये 25 से 30 40 50 बार निकलते रहना चाहिए, निकलते रहना चाहिए। थैंक यू, किस बात का थैंक यू? अरे हर बात का थैंक यू, हर बात का थैंक यू। आदमी बोले ना भी थैंक यू, अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, अरे अभी क्या हुआ, अभी मैं पता नहीं कितना कुछ हो गया, थैंक यू। जो कि ये करते नहीं है लोग, लेकिन करना चाहिए। बस ग्रेटिट्यूड आप करो, ग्रेटिट्यूड करो। आपकी लाइफ क्या है कि आप इसको बोलते हैं ना भी, देखो हर बंदा, हर कुदरत जो है बोलती कि अच्छा यार ये तो मैं कुछ इसके लिए किया नहीं है, थैंक यू बोल रहा है। भाई ठीक है चलो कुछ करते हैं वो थैंक यू, तो आप क्या ना एडवांस थैंक यू बोल रहे हो। आपको कुछ मतलब आप हैप्पीनेस दिखा रहे हो, बोलता है ये तो हैप्पीनेस में ही है, ये हैप्पीनेस में ही है, तो फिर ठीक है इसको हैप्पीनेस की स्टेट में रखता हूँ मैं। फिर मैं इसको हर वक्त हैप्पीनेस की स्टेट में रखता हूँ, उसी जोन में रखता हूँ मैं इसको। तो थैंकिंग मोड में रहो, बस मैं सबको बोलूँगा कि थैंकिंग मोड में रहो। ओके लाइक आपको मैं अभी थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि इतने अच्छे बात आपने बोला ना, लाइक वो काफ़ी बेहतर था। लाइक इतने सारे चीज़ आज यंगस्टर को भी सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, लाइक वो मेरा भी मानना है। और इतना अच्छा लगा कि लाइक आपसे बात करके, लाइक मतलब सब कुछ सही है, राइट, मतलब राइट। तो थैंक यू सो मच सर कि लाइक आप यहाँ आए, इतना लाइक और इतने कुछ शेयर किए, एंड आपने बताया कि लाइक सोशल सर्विस क्यों करना चाहिए और सेवा भाव क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो आज के ज़माने में वो हटते जा रहा है, वो नहीं है, राइट। तो जहाँ भी लाइक जैसे अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ तो हमारे पास भी लोग आते हैं इसके लिए, और हम भी, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को पता भी नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम हाँ बोल देते हैं कि लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर, लाइक वो अच्छे के लिए हो रहा है तो लेट इट बी, चलो सही है।
तो यहाँ से ये मुझे भी सीखने को मिला और हमारे ऑडियंस को भी मिलेगा ये सीखने के लिए कि लाइक ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल। लाइक थैंक यू सो मच। और इसको जितना सारा स्प्रेड करेंगे और हम बताएंगे हमारे ऑडियंस को, ये चीज़ आपके साथ भी कनेक्ट करे लोग, ताकि आप जिस तरीक़ा से फार्मर को लाइक उनको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, लाइक काफ़ी सारे अर्निंग के जरिए बता रहे हो। अभी आप बाहर में बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बन के कितने सारे स्किल्स लाओ और कितने सारे इनकम अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि फार्मर के लिए आप सोच रहे हो कि उनके पास कितने सारे ऑप्शंस होने चाहिए पैसा कमाने के लिए, जो कि अच्छा है। तो इतने सारे चीज़ हम लोगों को बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और बस यंगस्टर्स को यही बोलूँगा, सबको यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा धीरज रखो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब वो सब कुछ जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा समीकरण को बांधते हुए, आपको अगर लोग बोलते हैं ना भी बहुत बड़ा सोचो, इतना बड़ा भी मत सोचो, आप एक टाइमलाइन बनाओ भाई। हाँ, अगर आपकी ताकत 20% है तो आप 40% का सोचो, फिर 40% अचीव हो जाए, फिर 60 का सोच लो, फिर 80 का सोच लो। इस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रोथ करो, देखो मज़े ही मज़े हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इतना सारा चीज़ एक लाइक कल्चर के बारे में जानने में, एक इंसान के बारे में जानने में कि कितना वो अपने सोसाइटी को, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कैसे वो आपको विस्तार से बता रहे कि आपको कहाँ पे अपना दिमाग लगाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और कैसे अपने आप को आगे ग्रोथ में ले जा सकते हो, अपने लाइक अपना पाथ को कैसे क्लियर कर सकते हो, एक डायरेक्शन कहां से ले जा सकते हो, और कैसे समाज के ऊपर में भी काम कर सकते हो। हमारा पॉडकास्ट शुरू हो चुका है एंड काफी लोग यहाँ पे पॉडकास्ट में बात करने आ रहे हैं, अपना स्किल शेयर करने आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाइए, और आप हमें भी बताइए हम नेक्स्ट गेस्ट को किसको बुलाएं। और इस पॉडकास्ट से आप काफ़ी सारा स्किल्स को बारे में सीखेंगे, समाज के बारे में कैसे काम होता है वो सीखेंगे, और लोगों को हेल्प कैसे करें, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सारा कुछ इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये पॉडकास्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।